डायरेक्ट सेलिंग लर्निंग के एक नए एपिसोड में आप सबका मैं आपका दोस्त यश मुकुंद ढेर सारा स्वागत करता हूं। और आज एक शानदार एक्साइटेड टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हर इंसान के लिए। और इतने शानदार टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए हम सब आपके चहेते हमारे प्रिय गुरुजी, आदरणीय गुरुजी मिस्टर केसी दुबे जी उपलब्ध हैं, जो आज एक छोटी-छोटी बातों को ऐसी बताने वाले हैं जो हर एक आम आदमी की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो आइए हम सब मिलके स्वागत करते हैं गुरुजी का। स्वागत है गुरुदेव आपका आज के सेशन में। और बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप बहुत कीमती समय हम सबको दे रहे हैं और हम सबकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं जो किसी की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। गुरुजी, हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले के सेशन में वेलनेस को डिस्कस कर चुके हैं, हेल्थ को डिस्कस कर चुके हैं, डिजीज को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन रह जाता है गुरुजी कि हम स्वस्थ हैं या नहीं, ये कैसे जान पाएंगे? राइट। भाई डिजीज के बारे में मुझे मालूम है, हेल्थ और ये सारी चीजें मालूम है, लेकिन क्या मैं अपने आप को हेल्दी मान लूं? ये कैसे कोई भी अपने आप को जानेगा? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम स्वस्थ हैं या क्या हम सब स्वस्थ हैं? यस। आर वी हेल्दी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और स्वस्थ रहने का जो पैरामीटर हमारे पास है वो क्या है? मेडिकल साइंस का जो आपका लेबोरेटरी टेस्ट है वो हम पैरामीटर मानते हैं कि अगर लेबोरेटरी टेस्ट में हमारे सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं तो हम स्वस्थ मान लेते हैं। या कुछ लोग मानते हैं कि मेडिकेशन लेते हुए, अगर मेडिकेशन दवाएं ले रहे हैं और उसके बाद पैरामीटर्स हमारा जो लेवल में है तो हम स्वस्थ मान लेते हैं। बट पीछे से जो प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में प्री क्रिएशन में है वो दिखती नहीं है पैरामीटर्स की जांच में। यस। कहते हैं ना, आप प्री डायबिटिक हो गए हो तो जब तक प्री डायबिटिक हो डायबिटीज का कोई पैरामीटर सामने नहीं आएगा। बिल्कुल। लेकिन आप प्री डायबिटिक हैं, आदमी प्री कैंसरस हो जाता है तो क्या होता है सर? कोई पैरामीटर अब नॉर्मल नहीं हो रहा है, फिर भी सर लास्ट के थर्ड स्टेज में आप हो, फोर्थ स्टेज में आप हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हम इन चीजों में हर टाइम अपने आप को जाके लेबोरेटरी टेस्ट में जाते रहेंगे तो एक तो लंबा प्रोसेस है और लोगों में डर एक क्रिएट होता है, साहब की लेबोरेटरी टेस्ट करना है, कुछ ऐसा निकल जाए वैसा नहीं निकल जाए। लेकिन अगर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम कारण को पकड़ लें, किन कारणों से इंसान बीमार हो जाता है या हो सकता है, अगर ये चीजें क्लियर हो जाए तो नीड नॉट टू गो एनी लेबोरेटरी, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी। यस। और हम जान पाएंगे कि अगर ये कारण हमारे अंदर भी मौजूद हैं, उपस्थित है, हम उसको अडॉप्ट कर बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आज नहीं कल हम बीमार होने वाले हैं। हम उन कारणों की चर्चा करने वाले हैं। तो उन कारणों में सबसे बड़ी चीजें जो है कि हमने पिछली बार चर्चा की थी आपसे कि एवरी प्रोडक्ट हैज बाई प्रोडक्ट। मैंने चर्चा की थी डिजीज के अंदर, ठीक है। हर प्रोडक्ट का अपना एक बाई प्रोडक्ट होता है। मैंने ये भी बताया था आपको कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को एग्जिट कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। ये जो बाई प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बन रहा है ये जुड़ा किसी से? हमारे फूड से जुड़ा हुआ है जी। और मैंने वहां भी चर्चा की थी, पीएच की चर्चा की थी, अब ध्यान रहा होगा, पीएच वैल्यू की, पावर ऑफ हाइड्रोजन चर्चा की थी मैंने। 3 तरह की फूड कैटेगरी हमारे बॉडी में होती है। नंबर 1 एसिडिक, नंबर 2 न्यूट्रल, नंबर 3 अल्कलाइन। ठीक है। न्यूट्रल की अगर बात करें तो दैट इज द वाटर। पानी ऐसा प्रोडक्ट है दुनिया में जो जहां जाएगा उसके व्यवहार को स्वीकार कर लेगा। अगर पानी शराब में शराबी के साथ गया तो शराब का व्यवहार करेगा और दूध में गया तो दूध का व्यवहार करेगा। दैट इज द न्यूट्रल पीएच प्रोडक्ट। अब एसिडिक बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो एसिडिक प्रोडक्ट में है। आयुर्वेद कहता है, जो आयुर्वेद रिसर्चर्स कहते हैं कि जो प्रोडक्ट कुक हो गया मसाले तेल में वो एसिडिक प्रोडक्ट हो गया। जितने नॉन वेज हैं वो एसिडिक प्रोडक्ट हो गए। जितने फास्ट फूड है, जितने प्रिजर्व फूड हैं, जितने आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सारे एसिडिक प्रोडक्ट में आते हैं। और जो रॉ फूड्स हैं, बॉयल्ड फूड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारे आते हैं आपके हर्ब्स हैं, ये सारे कहां आते हैं? अल्कलाइन में। और मेडिकल साइंस कहता है कि शरीर में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है इन चीजों की। मतलब आपके शरीर में जो भोजन ग्रहण की व्यवस्था है वो 80% होना चाहिए अल्कलाइन और 20% होना चाहिए आपका एसिडिक। अगर ऐसा है
तो शरीर आपके बाई प्रोडक्ट को, बनना स्वाभाविक है, तो बिल्कुल उसको बाहर समय से तरीके से बाहर कर लेगा, निकालता रहेगा, बाहर करता रहेगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी अल्ट्रेशन कर दिया तो वो फिर बाई प्रोडक्ट को निकालने वाला नहीं है, जिसको आप हिंदी में टॉक्सिन कहते हैं, यानी विषाक्तता कहते हैं उस पदार्थ की। ठीक है, वो निकलने वाला नहीं है। अब वो निकलेगा नहीं तो रोग का कारण बनेगा। आजकल हर आदमी, जितने भी लोग हैं 99% उनमें एक प्रॉब्लम है एसिडिटी की, और वो डॉक्टर भी हो चुके हैं। ठीक है ना, रेप्राजोल खा लेते हैं, ठीक है ना, रेडिन खा लेते हैं, एसिलाक खा लेते हैं, जो उनके पास उपस्थित है खटाखट खा लेते हैं, उनको पता है। ये प्रॉब्लम कहां से आती है? कहते हैं जब आपके बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है तो पहला रोग क्या होता है? एसिडिटी, गैस्ट्रिक होता है। ठीक है ना, जब आम आदमी में हो गया है। और आखिरी रोग क्या होता है? कार्सिनोमा, कैंसर। और जो बीच के रोग हैं उनको हम कहते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में हम चले जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं। ठीक है ना, जब आपके बॉडी में एसिड बनेगा तो हमारे शरीर की एक व्यवस्था है, शारीरिक व्यवस्था है, ये नेचुरल व्यवस्था है ये, कि आपके शरीर में जो कैल्शियम है वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, अब शरीर में कैल्शियम कहाँ है? बोन्स में है। 90% कैल्शियम आपके बोन्स में है। आपके नेल, आपके स्किन, आपका हेयर, आपका टीथ, ये सारे क्या है? आपके कैल्शियम के बाई प्रोडक्ट है। ठीक है ना, अब जब कैल्शियम बैलेंस में आएगा, दोनों मिलेंगे आपस में, और एक नई संरचना की व्यवस्था होगी, उसका नाम है एसिडोसिस। अच्छा, और जितने भी रोग जिनके नाम के उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में हम सिस या हिस का उच्चारण कर लिया करते हैं, वो सारे रोग हमारे पास आने वाले हैं या आ चुके हैं। वो चाहे प्री कंडीशन में हो चाहे पोस्ट में आ चुके हैं। एसिडोसिस को समझ लेते हैं हम लोग। डायबिटीज, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, सोराइसिस, मेंजाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस, आर्थरोसिस, ठीक है ना, पैरालिसिस, जितने भी रोग सिस और हिस आ रहा है, ये सारे एसिडोसिस के रोग। तो हमको ये चेक करना है कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट जो पाई प्रोडक्ट बनाने वाला है अगर गड़बड़ है तो आज नहीं कल हम बीमार की श्रेणी में आएंगे। आप चेक कर लीजिए कि अगर आपका ये सिस्टम सही है, जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका बाई प्रोडक्ट सही बन रहा है, तो आप स्वस्थ की श्रेणी में है, नहीं तो आप कहीं से भी स्वस्थ नहीं है। ग्रेट सर, आपने जो बात कही है बहुत अच्छे से कहा, और आप एक्सपर्ट हैं, आप अपने हिसाब से कहे, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको सरल करने की कोशिश करूं तो जो पैरामीटर्स हैं सर, मैं मतलब हमको ये कैसे पता चले पैरामीटर्स या मिस्टेक हमारे क्या हैं, कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं या क्या पैरामीटर होने चाहिए स्वस्थ होने के? एक सरल भाषा में, मैं, अगर आपने जो कहा है कंप्लीटली यही कहा है, लेकिन एक हम लोग आम आदमी को समझने के लिए कि मिस्टेक्स और या पैरामीटर्स क्या हैं, अगर ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। नहीं, मिस्टेक्स तो आपके फूड में है, और अब इसके आगे बात और जाती है। एक वर्ड आता है हमारे शरीर में, एक बात करते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स की और फ्री रेडिकल्स की। आपने सुना भी होगा। बिल्कुल। अब आम आदमी सुनता है कि इस प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट है, इस सप्लीमेंट एंटीऑक्सीडेंट्स है, बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं। सच है कि अगर बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो आज आप देखें कि हिंदुस्तान में कैंसर का सेंटर हो गया है। बिल्कुल, राजधानी बन गई। ऐसा नहीं कि कोई गलत काम किया उन्होंने, जो कोई नशा नहीं करते उनको कैंसर हो जा रहा है, गलत खान पान नहीं करते उनको कैंसर हो जा रहा है। तो ये जो शब्द फ्री रेडिकल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट, ये एक दूसरे से इस तरह से रिलेट करते हैं कि यही सबसे बड़ी बीमारी के कारण हैं। लेकिन आम आदमी सोचता नहीं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है, फ्री रेडिकल्स क्या है, मुक्त, इसको बोलते हैं मुक्त कण। अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट समझना है तो आपको जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेंट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एंटीऑक्सीडेंट वो चीजें हैं, देखिए सरल भाषा में, हम जब भी कोई चीज खाते हैं, पीते हैं या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कोई भी दुनिया का आदमी जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है वो ही तभी जिंदा है। अगर ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेगा तो जिंदा भी नहीं रहेगा। बच्चा हो चाहे वृद्ध हो, मिडिल क्लास हो, मुसलमान हो, जीनियस मैन हो, वो सब ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। और जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? हमारे सेल पे जा रहा है, हमारे टिश्यू में जा रहा है, हमारे ऑर्गन पे जा रहा है, हमारे सिस्टम पे जा रहा है, हमारे बॉडी में जा रहा है। तो ये ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं तो बॉडी में एक प्रोसेस होता है, उसका नाम है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, हिंदी क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीकरण। और जब ये ऑक्सीकरण होता है तो बॉडी में फ्री रेडिकल्स
बनते हैं मुक्त कण। अब मुक्त कण बनना स्वाभाविक है। शरीर अगर जिंदा है, शरीर प्रोसेस में है, शरीर प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, तो ये मुक्त कण बनेंगे और ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर ये ज्यादा बनने लगे तो ये सबसे खतरनाक परिस्थिति, विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इसको हम कैंसर तक बोलते हैं। अब फ्री रेडिकल्स सबने सुना है, लेकिन लोग सर हमारे काम की चीज तो नहीं है। लेकिन अगर फ्री रेडिकल्स को हम ले मैन लैंग्वेज में सुनना चाहें, मतलब एक बहुत साइंटिफिक नेचर का आदमी ना हो, उस मेंटेलिटी का आदमी ना हो, तो क्या जानेगा फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स मतलब समझ लीजिए आप कि एक इंसान आतंकवादी है जी। एक इंसान आतंकवादी है, होते हैं आतंकवादी ऐसे, ठीक है। और अब वो पागल हो गया है, आतंकवादी भी और पागल भी हो गया है, और उसके हाथ में लोडेड AK-47 है। सोने पे सुहागा। 3 चीजें हो गई, आतंकवादी है, मेंटलिटी क्या है मारने की, और पागल हो गया, समझ नहीं आ रहा कि किसको मारना किसको नहीं मारना, और उसके बाद लोडेड AK-47 उपलब्ध है। और आपके बगल में आके बैठ जाए, या भीड़ में किसी बगल में बैठ जाए, या भीड़ में बैठ जाए, तो क्या करेगा? वो मारेगा। तो फ्री रेडिकल्स वो मुक्त कण होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी एटम, जो आपके सेल के एटम्स हैं, उनसे रिएक्ट करके और उनमें मुक्त कण क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा। यानी वो जिसको मारेगा वो क्या हो जाएगा? आतंकवादी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पागल बन जाएगा। उसके हाथ में एक AK-47 गन आ जाएगी, मतलब क्लोन पैदा कर लेता है। ठीक है ना? और ये क्लोन इतनी स्पीड से पैदा होते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? 2 × 4 × 8 × 16, मतलब बहुत तेज मल्टीप्लाई करते हैं। और कहते हैं ना, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल इज नोन एज द कैंसर। अब इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एंटीऑक्सीडेंट लाने पड़ेंगे, जो फ्री रेडिकल्स की इस तेजी से मल्टीप्लाइड संख्या को कंट्रोल कम बंद नहीं कर सकता, ये कंट्रोल कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन को बंद नहीं करेंगे, बट उसकी प्रक्रिया को स्लो करेंगे। अगर ये हो गया तो इसको बोलते हैं एंटी एजिंग। आप अपनी बीमारियों पे कंट्रोल पा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत पावर है तो आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ता है कहां पे? इम्यून के अंदर। आपने कोई क्वेश्चन भी क्रिएट किया हुआ है, इम्यून को लेके डाला हुआ है आपने उसमें, क्या था वो? सर अभी तो मैं उससे पहले ये अभी फ्री रेडिकल्स तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है कि वो हमारे सेल्स जो अनकंट्रोल्ड हो चुके हैं वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, और जिनका कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने क्लोन पैदा करते हैं। तो जो हमारे मजबूत सेल हैं, जो आपके यूज के सेल हैं, उनको भी वो कन्वर्ट करके फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, और वो डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से सेल आपके कैंसर तक की स्थिति आ सकती है, जैसा गुरुजी ने बताया। सर एक चीज और थोड़ा सा मुझे मिस हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट को अच्छे तरीके से थोड़ा और जानना चाह रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट मैं समझ रहा हूँ कि ऑक्सीजन की बात हो रही है, एंटीऑक्सीडेंट को थोड़ा क्या मतलब ये हर किसी को समझ में आ रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट होना इसलिए जरूरी है, ऑक्सीडेंट होना इसलिए जरूरी है ताकि फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, ये समझ में आ चुकी बात। तो मतलब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हम ये समझ लें कि वो कोई ऐसा अपना खाद्य हो सकता है, पेय हो सकता है, या कोई ऐसा फूड हो सकता है, या कोई ऐसा एंजाइम हो सकता है जो हमारे बॉडी में क्या ऑक्सीजन की मात्रा को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे। बिल्कुल। ओके, तो ऑक्सीजन जब ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करेगा। उसमें मैं लाइन जोड़ दूं, ऑक्सीजन की बात हम लोग क्यों करते हैं आखिर? आपके सेल में जो एनर्जी कन्वर्जन है उसमें रोल किसका है? ऑक्सीजन का। और किसका है? आपके ग्लूकोज का। 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज पहुंचता है और ऑक्सीजन नहीं पहुंचे तो ग्लूकोज किसी काम का वो नहीं है। दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो हम निकाल दिया करते हैं, और हम एनर्जी को गेन करते हैं। जब आपके पास सेल एनर्जेटिक होंगे तभी वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। कोई बड़ा अच्छा एथलीट हो, उसको भोजन न कराओ, पानी न पिलाओ, तो कोई काम वो करने वाला नहीं है। तो इसलिए ऑक्सीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वही एंटीऑक्सीडेंट में बात कर रहा हूं। अब हम लोग गुरुजी अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आ रहे हैं, जिसको हम लोगों ने पिछले 4-5 एपिसोड में भी धीरे धीरे बात किया है, इम्यून को। बार बार हम लोगों ने कई जितने भी सेशन हुए हैं, हर जगह कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पार्ट इम्यून का आया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को थोड़ा सा आज स्पेशली क्लोज किया जाए कि इम्यून क्या है सर। बिल्कुल। इम्यूनिटी क्या है?
देखिए इम्यून जो है ना, अब इसको लोग जान गए, एक तो कॉमन वर्ड पहले से था मेडिकल साइंस में, बट कोरोना टाइम में, कोविड टाइम में ये वर्ड खूब पॉपुलर हुआ। जिसका इम्यून सिस्टम बढ़िया, यानी जिसके शरीर में पहरेदार बढ़िया, सिक्योरिटी सिस्टम बढ़िया, अच्छा, वो सबसे दुनिया का स्वस्थ आदमी है और रहेगा और पीछे था। सबसे इम्यूनिटी वो जुड़ा है आपकी इम्यूनिटी से। आपका शरीर, उसके अंदर सिस्टम, उसका नाम इम्यून सिस्टम है, यानी जो आपके शरीर में किसी भी चीज से लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, उसमें क्षमता है, किसी भी चीज को परास्त कर सकता है, किसी चीज को फिर से रिजनरेट कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये सारा काम इम्यून सिस्टम का है। अब आपके बॉडी में देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे आसपास जो माहौल है, जो चीजें हैं, जो फूड्स हैं, जो चीजें हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेडर्स, माइक्रोब्स, वो हमारे बॉडी में आ रहे हैं। यानी जहरीले विषाणु, कीटाणु हमारे पास, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब आ रहे हैं। अब इनको रोकना संभव नहीं है, बिल्कुल। आपके स्किन से भी इंटर कर रहे हैं, इनको रोकना संभव नहीं है। अब इनको रोक सकते नहीं, लेकिन इनकी एंट्री वहां पे जब शरीर में पहुंचते हैं तो इनको मारने के लिए एक आदमी सेफ गार्ड ले बैठा है, उसका नाम इम्यून सिस्टम है। अब इम्यून की दो कैटेगरी होती है, एक होता है इंटेक्ट इम्यून सिस्टम, एक होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। छोटी मोटी बीमारी हो तो आपका इंटेक्ट इम्यून सिस्टम इमीडिएट रिस्पॉन्ड दे देता है आपको, अच्छा, वो उसको बोलते हैं इंटेक्ट इम्यून सिस्टम। आपको जो छींक आती है ना, बोलते हैं एलर्जी हो गई, एलर्जी नहीं है, आपके इम्यून का रिस्पॉन्स है ये। उसको लगा कि कोई आ गया तो छींक आने लगती हैं, जिससे वो बाहर चीजें निकल जाए, खत्म हो जाए, ये आपके इम्यून का रिस्पॉन्स है। एक होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जो कोरोना में था। एक्वायर्ड सिस्टम कैसा होता है कि जब कोई बड़ा हमला होता है जिसको शरीर आम भाषा में पहचान नहीं पाता, या उसके खिलाफ कोई चीजें तैयारी नहीं कर पाता, या आपका इंटेक्ट इम्यून सिस्टम जो त्वरित कार्रवाई वाला है, इंटेक्ट मतलब जो हमको अपने जेनेटिक रूप में मिला हुआ है, वो रेडी रहता है, हमेशा पहरेदार रेडी रहता है। अब आपका जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो तब एक्टिव होता है जब बड़ा हमला होता है, जैसे छोटी चोरी हो पुलिस आ जाएगी, अगर आतंकवादी हमला हो जाए तो उसके लिए आपको बुलाना पड़ता है किसको, आर्मी को, कमांडो को, सारे आते हैं, ठीक है ना। फिर वो आके एक प्लान करते हैं साहब कि इस हमले को कहां से काउंटर किया जाएगा, तो इस मकान खाली करा लो, इस जगह खाली करा लो, इस आदमी खाली करा लो, ट्रैफिक बंद करा दो, वो एक तैयारी करते हैं और इट टेक्स टाइम, एक समय लेता है। हम लोग क्या बोलते थे कोरोना काल में, 14 दिन का क्वारंटाइन कर दो इनको, यानी 14 दिन में आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम रेडी हो जाएगा। और हमारे यहाँ भगवान जगन्नाथ की जब बीमार पड़ते हैं ना, तो उनको भी 14 दिन का क्वारंटाइन दिया जाता है, पता कर लीजिएगा मंदिर में। अच्छा। उनको होता है ना कि अब सर्दी लग गई, जुकाम हो गया उनको ठंड में, तो उनको बंद कर दिया जाता है, 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे वे। अच्छा, ये नियम है। आप यहाँ भी मंदिर है और पूरी में भी ये तो ऐसा मान्यता है कि 14 दिन में हमारा एक्वायर्ड सिस्टम डेवलप होता है। और अगर आपका एक्वायर्ड सिस्टम अच्छा नहीं है और ऐसा अटैक हो गया तो उससे मेडिसिन भी काम नहीं करती है। कोरोना में देखा होगा, जो लोग 14 दिन सफर कर गए, बच गए, अस्पताल में नहीं गए, हॉस्पिटलाइज नहीं गए, उनको दुनिया कोई ताकत मार नहीं पाई। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम है, और इसको एक्टिव करने के लिए, इनहेंस करने के लिए दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं थी। इसको एक्टिव करने के लिए जो एक चीज है वो है प्रकृति प्रदत्त, उसका नाम है हर्ब्स। अब मैं इसको ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकता हूं आज टाइम की वजह से। हर्ब्स को समझिए आप, मन में लोगों को बड़ा भ्रांति हो गया है, मैं बीमार नहीं हूं, मैं क्यों खाऊं, बीमार होऊंगा तो खा लूंगा इसको, तो बिल्कुल सही करे, और मैंने खा लिया कुछ हो गया तो सही है। आप एक गोली खाते हो जिसके अगर पीछे रिसर्च में जाओगे तो लिखा हुआ है कि इसे खाने से ये नुकसान हो सकते हैं। वैक्सीनेशन हुआ लिखा था कि इसको वैक्सीन लेने से थ्रोम्बोसिस हो सकता है, यानी आपको बाद में हार्ट अटैक प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। फिर हमने वैक्सीनेशन कराया, वो बाद में आया रिसर्च कि साहब ऐसा तो लिखा था, हमने कोई गलती नहीं की थी। अब हर्ब्स की बात करें, आप समझ लीजिए दुनिया का कोई भी आदमी गलती से बीमार हो, नहीं हो, प्री प्रॉब्लम में हो, उसको कोई भी खतरा नहीं है। हर्ब्स जो है अगर आप लेते हैं तो आपको, आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, फ्री रेडिकल्स मैनेज होंगे, और एंटी एजिंग भी आपकी खत्म होगी, है ना। और आप अपने आप को कह सकते हैं आई एम हेल्दी, नीड नॉट टू गो एनी लैबोरेटरी टेस्ट। ग्रेट गुरुजी, आज हम लोगों ने बहुत शानदार और बहुत काम की चीजें जानी है। अगर ये आप नोट करें
हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण चीज आज क्या जानी है, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। हम लोगों ने क्या महत्वपूर्ण चीज जानी है, फ्री रेडिकल्स के बारे में। और ये पूरा जितना भी छोटा से लेके, मतलब गुरुजी ने बताया छींक लेने से लेके और आपके कैंसर तक का जो भी बीच का प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करता है कि फ्री रेडिकल्स कैसे मैनेज हो रहे हैं और आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की ऑक्सीजन की मात्रा किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही। यही दो चीजें मैनेज डिपेंड करती हैं कि आपके पास कौन सी बीमारी होने वाली है, नहीं होने वाली है या कितनी बड़ी होने वाली है। और यही एक कहीं ना कहीं हमारा जो वेलनेस सेक्टर है, वेलनेस की हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं, वो इसी बात को बार बार कहता है कि ये क्या है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। गुरुजी ने क्या बताया, फ्री रेडिकल्स हो जाने के बाद वो जब उनकी कॉलोनी बड़ी हो जाएगी तब तो आपको कैंसर हो जाएगा। आपको उससे अगर बचना है तो अपने बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और वही कहीं ना कहीं काम हमारा इम्यून को स्ट्रांग करता है। इम्यून के दो पार्ट गुरुजी ने बताए, एंटीऑक्सीडेंट की वजह से कैसे इम्यून बूस्ट हो सकता है। और इम्यून के दो पार्ट बताए, जो एक तो हमको जेनेटिक मिल जाता है, लेकिन दूसरा वाला जो पार्ट है जो बड़ी बीमारियों से, बड़े हमले से हमारी रक्षा करता है, उसको बूस्ट करने के लिए केवल और केवल एक चीज है, और वो है हमारे नेचुरल हर्ब्स। हर्ब्स इतनी छोटी चीज नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं, एक बार में बोल देते हैं, एक बार में समझ लेते हैं, लेकिन हर्ब्स इतनी छोटी चीजें नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि इसको इतनी लाइटली हम लोग जाने भी। तो इस पर्टिकुलर हर्ब्स और इम्यूनिटी को हम लोग अगले सेशन में जानेंगे। आप बिल्कुल रेडी रहिएगा और लोगों को बोल के रखिए इस वीडियो के लिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गुरुजी से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि उस पार्ट को जल्दी से जल्दी हम लोग को एक बार मौका दें, समझाएं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक पे हम लोग पिछले 4-5 एपिसोड से बात कर रहे हैं। ये वो टॉपिक है जो आपकी मेहनत की हुई पैसे को बचाता है, और केवल पैसा बचाता नहीं है, वो आपको उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपको हेल्प करता है। गुरुजी का एक और वर्ड है, और ये हर कोई जानता है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए है क्योंकि आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे तो आप चाहे जितना पैसा हो, हम लोग कई एपिसोड में इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स गुरुजी ने दिए, जो बहुत सारा पैसा था लेकिन लोग उसको एंजॉय नहीं कर पाए। तो हम लोग चाहते हैं आप एंजॉय करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहे, पूरा समाज स्वस्थ मस्त रहे, आप इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कुछ करें। हम आपके सपोर्ट के लिए गुरुजी जैसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं। आपको गुरुजी सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, बताने के लिए छोटी छोटी ये जानकारियां देने के लिए रेडी हैं। आप सब बेहतर करें, मस्त करें। गुरुजी के लिए जरूर से जरूर वीडियो को लाइक किया करें, और कम से कम एक थैंक्स गुरुजी जरूर करें, ताकि हम लोग को एक ग्रेटिट्यूड तो देना ही चाहिए, और ग्रेटिट्यूड आप देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद।